Hello student, today we will start the new topic HTML tag structure. So let's start. HTML tag structure. लास्ट टाइम हमने HTML के बारे में पढ़ा था कि एक कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है. टैग के दो टाइप होते हैं, एक कंटेनर और एक एम्प्टी. तो कंटेनर टैग क्या होता है? जिसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम लोग कंटेनर टैग में रखते हैं. और ऐसे टैग जिसमें केवल क्लोजिंग होता है या केवल ओपनिंग होता है, क्लोजिंग तो नहीं केवल ओपनिंग होता है, तो उस कंडीशन में उस टाइप के टैग को कहा जाता है एम्प्टी टैग. वैसे ही आज हमें स्टार्ट करना है HTML टैग स्ट्रक्चर. एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ टैग नेम समटाइम्स फॉलोड बाय एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑल क्लोज इन द एंगल ब्रैकेट. देखिए HTML के जो टैग हम लोगों ने पढ़े थे या हमने जो एग्जांपल्स देखे थे, उन HTML के टैग्स के साथ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं. वो प्रॉपर्टी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नाम से जानी जाती है और उन प्रॉपर्टी को टैग के साथ ही एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. टैग्स आर नेस्टेड फॉर्म दैट इज स्टार्ट लेटर क्लोज अर्लियर. यहाँ पर जो टैग्स होते हैं वो नेस्टेड फॉर्म में होते हैं, मतलब जो सबसे इनर टैग होगा वो सबसे पहले क्लोज होगा, जो आउटर टैग होगा वो सबसे बाद में क्लोज होगा. मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में अपीयर आफ्टर टैग नेम इच सेपरेटेड बाय स्पेस. आप किसी टैग का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और सारे एट्रीब्यूट्स आपस में कॉमा लगाकर लिखे जाते हैं. द ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर किसी भी एट्रीब्यूट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एट्रीब्यूट को पहले लिख सकते हैं और किसी एट्रीब्यूट को बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी है वो एट द सेम टाइम अप्लाई होती है जो भी ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया होता है या जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया होता है. एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन इन कोट्स आफ्टर एट्रीब्यूट नेम. अब जब भी हम लोग कोई एट्रीब्यूट देंगे तो एट्रीब्यूट के बाद हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे और इक्वल के साइन के बाद हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना होगा या सिंगल कोट हमें यूज़ करना होगा और उसके अंदर हम लोग वैल्यू को हमेशा असाइन करेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया हुआ है. एंकर टैग हमेशा लिंक देने के लिए काम आता है. एंकर टैग का यूज़ किया है और इसमें हमने जो इसकी वैल्यू असाइन की है वो इक्वल के साइन के बाद सिंगल कोट, यहाँ पर डबल कोट लिखा है क्योंकि इन्वर्टेड जो लिंक होती है वो डबल कोट में दी जाती है, लेकिन इसके बजाय अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होंगे तो सिंगल कोट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, या सिंगल कोट नहीं, अगर आप डबल कोट भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. कोट्स में बी ओमिटेड इफ देयर इज अ सिंगल वैल्यू और वर्ड विदाउट स्पेस. आप कितनी बार ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग के साथ हमने यहाँ पे बीजी कलर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है और इस बीजी कलर में हमने जो वैल्यू असाइन की है वो रेड असाइन की है और जो रेड वैल्यू हमने असाइन की है उसके साथ यहाँ पे कोट देने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अगर कोई सिंगल वैल्यू है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोट को ओमिट कर सकते हैं, वहाँ पे कोट को आप हटा सकते हैं. जैसे एक और एग्जांपल है HR जो होता है, ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बताता है. और इस टैग के साथ हमने जो प्रॉपर्टी या जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो है विड्थ, मतलब यहाँ पर जो लाइन है उसकी विड्थ कितनी होगी 30%. अब देखिए 30% भी अगर लिखा है तो यहाँ पर हमने कोट का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर हमने 30% को डायरेक्टली लिखा है. तो इस प्रकार से अगर हम लोग HTML टैग यूज़ कर रहे हैं तो उन टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं और असाइन करने के बाद हम उनमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं. और जब वैल्यू असाइन की जाती है तो उनको डबल कोट के साथ लिखा जाता है. और डबल कोट अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते, अगर सिंगल वैल्यू है तो आप उसको विदाउट कोट भी लिख सकते हैं. तो ये हमारा HTML टैग स्ट्रक्चर हुआ. अब इसके आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. अगर मुझे कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो मुझे उसको किस प्रकार से लिखना होगा, या मैं आपको यूँ कहूँ कि आप लोग अगर कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से आपको फॉलो करना होगा. ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग जो देख पा रहे हैं, पिंक कलर का जो बॉक्स बना है उसमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है. इस स्ट्रक्चर के अंदर HTML जो कोड है वो HTML से स्टार्ट होता है. अगर आप लोग HTML की कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोडिंग HTML कोड के अंदर करना होगी, मतलब जितनी कोडिंग होगी वो इस HTML ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर होगी. फिर HTML के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट और एक होता है बॉडी पार्ट. अब HTML के अंदर जो हेड पार्ट है उसमें फिर आता है टाइटल,
मतलब HTML ओपन हुआ, फिर हेड ओपन हुआ, हेड में फिर टाइटल ओपन हुआ, टाइटल क्लोज होगा, फिर हेड क्लोज होगा, और उसके बाद बॉडी वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, और हमारा पूरा जो कंटेंट होता है वो बॉडी पार्ट्स में लिखा जाता है, और फिर बॉडी क्लोज होने के बाद फाइनली हमारा HTML भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए HTML का स्ट्रक्चर तो आपको इसी प्रकार से इसको मेंशन करना होता है, और अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और ये चाहे एग्जाम्पल तो आप अपने सिस्टम में भी बनाकर देख सकते हैं। HTML से स्टार्ट हुआ हमारा कोड, फिर सबसे पहले हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल दिया जाता है। टाइटल जो होता है वो हमेशा आपको ब्राउज़र के ऊपर टॉप पे दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे टाइटल दिया है माय फर्स्ट पेज, और फिर टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल क्लोज करने के बाद हेड क्लोज होना चाहिए, शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे हेड क्लोज होगा। उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी, और बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट लिखेंगे जो हम वेब पेज पे यूज़र को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ माय टेस्ट पेज रिटर्न इन HTML। HTML इज़ ईजी टू लर्न, और सही बात है HTML बहुत ईजी है लर्न सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉडी वाला जो टैग यहाँ ओपन हुआ था उसको यहाँ क्लोज कर देंगे, और फाइनली हमारी HTML की कोडिंग भी क्लोज हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर HTML के कोड को भी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन ने जितने भी ये टैग यूज़ किए इनको वन बाय वन अपन शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि ये करते क्या है या इनसे कैसे हमारी कोडिंग हो पाती है। तो जो HTML लिखा है, जो सबसे फर्स्ट लिखा है HTML, तो ये HTML आइडेंटिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML लिखने का मतलब होता है कि हमें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या जो वेब पेज क्रिएट किया गया है वो HTML लैंग्वेज में किया गया है। नेक्स्ट वन इज हेड। हेड रिप्रेजेंट the and it contains the information about document including its title, script and style definition and other description। हेड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि जो डॉक्यूमेंट बनाया जाने वाला है वो डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल क्या है, उसकी स्क्रिप्टिंग क्या होगी, उसका स्टाइल क्या होगा, उन स्टाइल की डेफिनेशंस क्या होगी, या दूसरे और भी डिस्क्रिप्शन हम लोग कहाँ दे सकते हैं, हेड के अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइटल। देखिए यहाँ पे टाइटल है, इट कंटेन्स टाइटल विच अपेयर ऑन द ब्राउजर टाइटल बार। आप यहाँ टाइटल के अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट आपके ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग जो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने एग्जांपल के तौर पे माय फर्स्ट पेज, तो ये माय फर्स्ट पेज आपको कहाँ दिखेगा, ये माय फर्स्ट पेज आपको दिखेगा ब्राउज़र के जो टाइटल बार होता है वहाँ पर। नेक्स्ट वन इज बॉडी। इट कंटेन्स मैनी अदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट और टैग्स होते हैं विच स्पेसिफाइज व्हाट टू बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र, जिनका काम होता है कि ब्राउज़र पे जो भी कंटेंट आपको दिखाया जा रहा है वो कंटेंट किस टाइप का है या वो कंटेंट का क्या यूज़ है। तो इस प्रकार से हमने आज अभी जो देखा उसमें ये था कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उन स्ट्रक्चर में जो हमने टैग यूज़ किए हैं उनका मीनिंग क्या होता है। अब अपन देखते हैं हाउ टू राइट HTML पेज। अगर मुझे एक HTML पेज बनाना है, क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना होगा। द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट एंड व्यू द स्टाइलिश HTML पेज इज़ टू यूज ऑफ HTML एडिटर सॉफ्टवेयर लाइक MS फ्रंट पेज, मैक्रोमीडिया, ड्रीमवीवर एक्सेट्रा। अगर आप सबसे ईजी तरीका यूज़ करना चाहते हैं या कोई स्टाइलिश HTML पेज बनाना चाहते हैं तो आपको HTML एडिटर यूज़ करना चाहिए। HTML एडिटर सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो यूज़ करना चाहिए। और एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक MS फ्रंट पेज होता है जिसके थ्रू हम HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं, या सबसे इजी तरीका होता है मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर। ये एक एडिटर है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके इसमें HTML की कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के पास अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है HTML के पेजेस क्रिएट करने के लिए, तो सबसे बेसिक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हुए भी। और टेक्स्ट एडिटर आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके ही सिस्टम में नोटपैड के नाम से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नोटपैड पे भी अपना एक सिंपल सा पेज बनाना चाहते हैं तो आप नोटपैड के थ्रू भी एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे टास्क मैनुअली करना पड़ेंगे। जबकि ऊपर के जो एडिटर है अगर हम लोग उनका यूज़ करते हैं तो उसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि एडिटर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर देते हैं, टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमें कोडिंग करना ईजी हो जाता है। अब फिलहाल अगर हम लोग नोटपैड की बात करें, मान लीजिए मेरे सिस्टम में कोई एडिटर नहीं है और मैं फिर भी वेब पेज क्रिएट करना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या करना होगा, नोटपैड का यूज़ करना होगा। और नोटपैड को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम में की जो मेन डेस्कटॉप है वहाँ जाइए, वहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में नोटपैड का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप वहाँ से फाइंड नहीं कर पाते तो आप आपके सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर में विंडोज़ का बटन होता है वहाँ जाइए, प्रोग्राम में जाइए, एसेसरीज में जाइए, वहाँ पे आपको नोटपैड नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसमें आपको HTML कोड टाइप करना है। HTML कोड कौन सा, जैसे अपन लास्ट स्लाइड की ही बात करें, ये वाला कोड आप उस पर टाइप कर दीजिए नोटपैड पर, सेम इसी प्रकार से। उसके बाद आपको उस फाइल को सेव करना होगा, और वो फाइल जब आप सेव करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो TXT होता है, मतलब टेक्स्ट फाइल होती है वो। लेकिन आपको इसके एक्सटेंशन को बदलना होगा और उसके एक्सटेंशन को आप कर दीजिए .htm या .html। जैसे ही आप उसके एक्सटेंशन को चेंज करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, फाइल अनयूजेबल हो जाएगी या ऐसा कुछ मैसेज आएगा। आप उसको ओके कर दीजिए, आपकी फ़ाइल आपके ब्राउज़र के डिज़ाइन में या उसके आइकन के शेप में आ जाएगी। और फिर आप उस फाइल पर जब डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज जो आपने क्रिएट किया था वो ब्राउज़र में खुल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML पेज बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल सा एप्लीकेशन नोटपैड का यूज़ करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी कोडिंग करना चाहते हैं, स्टाइलिश कोडिंग करना चाहते हैं, इवन आप लोग बहुत अच्छे टूल्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एडिटर्स के नाम पे आते हैं। मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है इस प्रोसेस के लिए। आप आराम से उसमें HTML के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे टैग्स की बात हम लोग करेंगे जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछा जाता है कि HTML टैग्स आपको लिखना है या 5 टाइप्स लिख दीजिए टैग्स के, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अपन कंटेनर टैग्स की बात करेंगे। कंटेनर टैग में एक बार वापस आपको रिपीट कर दूं, ऐसे टैग जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उसे हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। HTML टैग और HTML का क्लोजिंग, अब चूंकि ये ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है इसलिए इसको कंटेनर टैग कहा जा रहा है। दिस टैग मार्क्स द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, इट में कंटेन हेड एंड बॉडी टैग इनसाइड। अब ये जो टैग है HTML, ये सबसे बेसिक टैग होता है। अगर आपको HTML की कोडिंग करना है तो आपको पहले HTML को ओपन करना होगा और उसको क्लोज करना होगा और उसके बीच में आपकी सारी कोडिंग होगी। तो ये जो टैग है इसके अंदर फिर दो पार्टीशन होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर फिर एक पार्टीशन होता है टाइटल का, और बॉडी के अंदर मल्टीपल अलग अलग हम लोग टैग का यूज़ करते हैं। अब HTML टैग के साथ जो एट्रीब्यूट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, या आप लोग किसी वेब पेज को बने हुए देखेंगे या उसकी कोडिंग देखेंगे तो आपको HTML के साथ कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट दिखेंगे, जैसे DIR आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। मतलब आपको जो वेब डॉक्यूमेंट बनाना है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। मतलब आपको लिखने की जो डायरेक्शन है वो पहले डिफाइन करना होती है। अगर आपने DIR इक्वल टू LTR दे दिया मतलब वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर आपने उसको RTL कर दिया तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती है जैसे उर्दू होती है, वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, उसको लिखने का तरीका राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमें उसके डायरेक्शन को पहले एक्सप्लेन करना होता है कि हमारा HTML डॉक्यूमेंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट इज लैंग जो एट्रीब्यूट होता है ये लैंग्वेज के लिए होता है। हमारा वेब डॉक्यूमेंट कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा या हम लोग किस लैंग्वेज में हमारे डॉक्यूमेंट को रखेंगे या बनाएंगे वो हमें डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम लोग EN वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेंच के लिए FR करते हैं, इटालियन के लिए IT करते हैं, हिंदी के लिए HI करते हैं, और इससे हमारा क्या हो जाता है, लैंग्वेज डिसाइड हो जाती है कि हमारा वेब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या होगी। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, HTML लैंग, HTML टैग हो गया, लैंग इसका एट्रीब्यूट हो गया और इसकी वैल्यू हो गई EN, मतलब इंग्लिश में कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है। फिर डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, मतलब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये HTML टैग हुआ और ये इसके दो एट्रीब्यूट हो गए।
तो आपको ये एट्रीब्यूट के नाम याद होना चाहिए। बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको याद नहीं करना। आपको हर टैग के अंदर 2-2, 3-3 मेन जो एट्रीब्यूट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हेड टैग की, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो HTML टैग होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। अब हेड टैग की बात करेंगे। दिस टैग डिफाइंस the document header. It contains information like title, script and style. हेड टैग क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट का हेडर होता है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा और वो टाइटल किस प्रकार से ब्राउज़र पे शो होगा, हमारे डॉक्यूमेंट की स्क्रिप्टिंग क्या होगी या उसकी स्टाइल क्या होगी। तो हेड डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग जनरली इंफॉर्मेशन को रखते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल टैग जो होता है वो हेड टैग के अंदर होता है। दिस टैग कंटेन्स द टाइटल एंड आइडेंटिफाइज इट्स कंटेंट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। जो टाइटल टैग होता है वो क्या करता है, टाइटल को डिसाइड करता है और उसी टाइटल को ग्लोबली लोगों के सामने रखता है ब्राउज़र में जाकर टाइटल बार के ऊपर। टाइटल इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र। और टाइटल बार में वही सब चीज़ें दिखेगी जो आपने यहाँ पर टाइटल में लिखी होगी। तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो टाइटल में आपने लिखा माय फर्स्ट पेज, तो ये माय फर्स्ट पेज आपको ब्राउज़र के ऊपर टॉप पे दिखाई देगा। कॉमनली यूज्ड कंटेनर टैग। अब हम लोग जो सेकंड टैग की बात करते हैं वो होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग जो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। इवन बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स का भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट टैग विच डिफाइन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सबसे बड़ा टैग होता है जिसके अंदर किसी भी कंटेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं या लिखते हैं। और ये जो कंटेंट होते हैं ये डॉक्यूमेंट किससे कंप्लीट होते हैं, टेक्स्ट मटेरियल से, इमेजेस से, लिस्ट से, टेबल से, हाइपरलिंक्स से। तो हम लोग जो भी जो भी हम वेब पेज देखते हैं वो बॉडी टैग होता है जनरली। और बॉडी टैग के अंदर हम लोगों को टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, लिस्ट, टेबल्स, हाइपरलिंक सब दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन की जाती है, बॉडी टैग के अंदर। अब इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं ऑब्वियस है कि इसके एट्रीब्यूट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे पहला होता है बैकग्राउंड। अब आपके ब्राउज़र में, आप आपके सिस्टम में जब भी वेब पेज बना रहे हैं आप पीछे बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं, आप प्लेन रखना चाहते हैं, उसमें कोई इमेज डालना चाहते हैं, आप उसमें कोई और कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में फिर आप किसी भी फाइल को, इमेज फाइल को वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्क्रीन पर जो ब्राउज़र होगा या आपका वेब पेज होगा उसके बैकग्राउंड में दिखाई देगी। फिर सेकंड एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। बीजी कलर होता है बैकग्राउंड का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं। फिर होता है टेक्स्ट। आप टेक्स्ट की स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, या उसके साइज़ क्या रखना चाहते हैं, या उसको आप किस शेप में लिखना चाहते हैं, उसको आप इटैलिक लिखना चाहते हैं, नॉर्मल लिखना चाहते हैं, बोल्ड लिखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है प्रॉपर्टी वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मेंशन की जाती है। फिर वी लिंक और ए लिंक, ये होता है अगर आपने हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, अगर वो एक्टिव लिंक है तो ए लिंक लिखेंगे और आप उस पर एक बार विजिट कर चुके हैं तो वी लिंक हो जाएगा। फिर लेफ़्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन, ये भी एट्रीब्यूट के नाम है। लेफ़्ट मार्जिन हमें ये बताता है कि हमारा वेब पेज लेफ़्ट हैंड साइड से कितनी मार्जिन रखकर स्टार्ट होगा, और टॉप मार्जिन ये बताता है कि हमारा वेब पेज ऊपर टॉप से कितनी मार्जिन रखकर स्टार्ट होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है बॉडी, ये हमारा टैग का नाम हो गया। फिर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा है बीजी कलर। ये बीजी कलर क्या बता रहा है कि हमारा बैकग्राउंड का कलर रेड है, टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो या कलर जो है वो इस टाइप का है, लिंक येलो है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें ब्लू लिंक दिखाई देती है वो यहाँ पे येलो दिखाई देगी। या दूसरा एक और एग्जांपल दिया है बॉडी टॉप मार्जिन 60, लेफ़्ट मार्जिन 40। अगर हमने बॉडी टैग के अंदर टॉप मार्जिन और लेफ़्ट मार्जिन को डिफ़ाइन कर दिया तो हमारा जो वेब पेज है वो लेफ़्ट हैंड साइड से 40 पिक्सल की डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होगा और टॉप मार्जिन जो है वो 60 पिक्सल की डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होगा। तो ये बॉडी टैग होता है और इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। आपको हर
टेक के लिए कम से कम 2-3 जो एट्रीब्यूट है वो याद रखना है, तब जाके आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हमें पढ़ना है कॉमनली यूज कंटेनर टैग, जो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स बनेगा अब हम उसमें इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ मल्टीपल टैग्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो टैग किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा और कौन कौन से टैग होते हैं। तो शायद 1 या 2 क्लास और हमारी इस क्लास तो नहीं, वीडियो लेक्चर्स इस टॉपिक के ऊपर बनेंगे और आपका ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बेसिक जावा एप्लीकेशंस जो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, हम उनकी बात करेंगे और उसके एक बार वापस से शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे कि किस प्रकार से जावा के अंदर टोकन्स होते हैं, किस प्रकार से जावा के अलग अलग कंटेंट होते हैं, वो हम लोग इसके बाद वाले जो चैप्टर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे। Commonly used container tag, and in this container tag we will study about the heading tags. First one is H1 tag. HTML specifies 6 level of headings numbered from 1 to 6. Headings are typically displayed in the larger font than the normal body text. H1 is the largest and H6 is the smallest size. देखिए यहाँ पर बात हो रही है हेडिंग टैग्स की। हम लोग जैसे बुक्स जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि कुछ हेडिंग होती है, फिर उसकी सब हेडिंग होती है, फिर उसकी वापस से सब हेडिंग होती है, फिर नॉर्मल फ़ॉन्ट्स होते हैं, फिर उसकी सब हेडिंग होती है। तो इस प्रकार से जब हमें हेडिंग के अंडर में हेडिंग और उसके अंडर में फिर हेडिंग देना होती है तो उस कंडीशन में हम लोग हेडिंग टैग्स का यूज़ करते हैं। ऐसे टोटल HTML हमें 6 हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है, जो H1, H2, H3, H4, H5 और H6 के नाम से अपन आगे देखेंगे। तो ये जो हेडिंग टैग्स होते हैं, इन सभी हेडिंग टैग्स की अलग अलग साइज़ और शेप होता है। यहाँ पर जो H1 होता है वो सबसे लार्जेस्ट फ़ॉन्ट स्टाइल होता है या सबसे लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है। इफ़ मल्टीपल हेडिंग्स आर यूज इट शुड कंटिन्यूस, दैट इज़ यू कांट यूज़ H4 आफ्टर H1। अगर आप मल्टीपल हेडिंग टैग्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप H4 टैग को यूज़ करने के बाद H1 टैग यूज़ नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपने अगर कोई टैग यूज़ कर लिया है, जैसे आपने H2 टैग यूज़ कर लिया है, तो H2 टैग के बाद आप H1 टैग यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको नया टैग यूज़ करना है तो H2 के बाद वाले टैग ही आप यूज़ कर पाएंगे, या अगर आपने H5 यूज़ कर लिया तो H5 के ऊपर के टैग आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको उसके नीचे के टैग मतलब H6 को ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वेब डॉक्यूमेंट में जो टैग आप लेना चाहते हैं उस टैग के ऊपर के टैग आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम लोग हेडिंग टैग्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। जो सबसे कॉमन एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज़ में आता है वो होता है अलाइन। अलाइन जो एट्रीब्यूट होता है वो टेक्स्ट मटेरियल, जो भी हम लोग इसमें टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट को अलाइन करने में काम आता है। हम चाहे तो उसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, चाहे तो राइट अलाइन कर सकते हैं, चाहे तो उसको सेंटर में रख सकते हैं। तो ये जो लेफ़्ट, राइट और सेंटर है ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू को हमें अलाइन के साथ इक्वल करके लिखना होता है। अब अगर आपने लेफ़्ट अलाइन किया है तो आपका जो टेक्स्ट मटेरियल है वो लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाएगा, आपने राइट किया है तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, सेंटर किया तो बीचों बीच में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, H1 टैग का यूज़ करते हैं या हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एट्रीब्यूट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो H1 टैग अगर अपन ने लिखा है तो H1 टैग होता है, जैसे अपन ने लिखा तो ये जो H1 टैग है इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा /H1, और उसी के अंडर में आएगा H2 रीजनल ऑफिस रीजन जयपुर। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिख रहा है कि H1 टैग का यूज़ करके हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा है, और H2 टैग का यूज़ करते हुए हमने लिखा है रीजनल ऑफिस जयपुर रीजन। मतलब क्या हुआ कि ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो सेंटेंस है ये ऊपर टॉप पे आएगा, और ये ज़्यादा इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो ज़्यादा होगी, और जो H2 टैग के अंडर में लिखा है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ कम होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग टैग्स का यूज़ करके डिफरेंट साइज़ के फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद P टैग होता है जिसको हम लोग पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। द पैराग्राफ टैग स्पेसिफाइज द बिगिन एंड एंड ऑफ द पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट। जब हम लोग बॉडी टैग के अंदर
कोई कंटेंट लिखते हैं, टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं, तो उसे हमें अगर पैराग्राफ में लिखना होता है तो हमें पैराग्राफ जो टैग होता है उसको यूज़ करना होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो पी से स्टार्ट होता है और पी से ही इसको क्लोज कर दिया जाता है। जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो गया वहाँ पे आप क्लोजिंग का पैराग्राफ टैग लगा दीजिए, और वहाँ से ये समझ में आ जाता है कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो चुका है। अब इसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं जैसे अलाइन। अलाइन में वही होगा लेफ्ट, राइट और सेंटर, जैसा अभी हमने हेडिंग टैग में देखा था। हेडिंग टैग में भी लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। लेफ्ट, राइट, सेंटर से क्या होता है कि आपने जो डेटा अलाइन किया है वो लेफ्ट साइड से अलाइन हो सकता है, सेंटर से हो सकता है, राइट से हो सकता है। तो इसलिए हम पी टैग के अंदर भी सेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे बी टैग होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। मतलब अगर हम लोग कुछ कंटेंट को बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए पी कैसा दिख रहा है। मान लीजिए एक पूरा कंटेंट है, मुझे इसको पी को क्या दिखाना है, बोल्ड करके दिखाना है, तो ये बोल्ड दिख रहा है। बाकी के सारे जो सेंटेंसेस या जो भी वर्ड या अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो सारे वर्ड और अल्फ़ाबेट लाइट कलर में लिखे हैं, जबकि पी जो है वो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है। फिर आई एक और टैग होता है जो ये बताता है कि आप किसी कंटेंट को इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लोग आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। एक यू टैग होता है, यू टैग अंडरलाइन को शो करता है। किसी कंटेंट के नीचे आप अंडरलाइन शो करना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो आपको यू टैग यूज़ करना होगा। डबल टी जो होता है वो टाइप राइटर टेक्स्ट होता है, मतलब टाइप राइटर में जैसे वर्ड्स रखे जाते हैं वैसे वर्ड आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर सब जो टैग होता है वो सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। सब स्क्रिप्ट मतलब किसी भी लेटर को अगर हम नीचे की साइड लिखना चाहते हैं, जैसे H2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, H2 में हमें 2 को नीचे लिखना होता है H के पाँव की तरफ लोअर डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। फिर अगर हमें किसी पावर को लिखना है, मेंशन करना है, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, स्पेसिफाइड द सुपर स्क्रिप्ट आना चाहिए, वो गलत टाइप हो गया है। सुपर स्क्रिप्ट लाइक 2 इन द x की पावर 2। तो देखिए पावर में अगर 2 लिखना है तो हम लोग 2 के आगे पीछे क्या लिख देंगे, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर इस 2 को हमें h के नीचे की तरफ लिखना है तो इसके 2 के दोनों साइड क्या लिख देंगे, सब स्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से हम लोग ये डिफरेंट छोटे छोटे से टेक्स्ट हैं जिनका हम लोग हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट जनरली आपको पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर यूज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिखते हो तभी आपको कुछ रिटर्न मटेरियल को अलाइन करना होता है, उसमें फॉर्मेटिंग करना होती है, तब जनरली इन टेक्स्ट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद फ़ॉन्ट टैग होता है। फ़ॉन्ट टैग किसी भी फ़ॉन्ट की साइज, स्टाइल और कलर को डिसाइड करता है। HTML यूजेस रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज फ्रॉम 1 to 7। HTML में अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ होती है 1 से लेकर 7 तक की, और डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है अगर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट टैग है वो 3 यूनिट का होगा। इच सक्सेसिव फ़ॉन्ट साइज इज़ 20% लार्जर और स्मॉलर देन द डिफ़ॉल्ट साइज़। बाकी के जितने भी फ़ॉन्ट है वो इस 3 से 20% साइज़ में या तो लार्जर होंगे या उससे स्मॉलर होंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग जनरली जो HTML के अंदर कोडिंग करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो 3 यूनिट की होती है। अब अगर हम लोग फ़ॉन्ट के अंदर के जो एट्रीब्यूट है उसको चेंज करना चाहें, उसके स्टाइल को, कलर को बदलना चाहें, तो हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। साइज़ अगर हम बदलना चाहें तो साइज़ लिखकर हम लोग उसकी वैल्यू दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है, अगर आप इस 3 को बदल कर 4 करना चाहें, 5 करना चाहें, 7 करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर अगर आप बदलना चाहें तो आपको कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा और इसके इक्वल में कलर का नाम लिखना होगा या उसका रिलेटिव को जो कोड होता है वो आपको मेंशन करना होगा। फेस अगर आप लोग फेस एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो इट स्पेसिफाइड द फॉन्ट नेम। यू कैन डिफाइन मल्टीपल फॉन्ट सेपरेटली बाय कॉमा सो दैट इफ फर्स्ट फॉन्ट इज़ नॉट सपोर्टेड अवेलेबल द सेकंड कैन बी यूज्ड। फेस जो होता है एट्रीब्यूट वो फ़ॉन्ट की स्टाइल को बताता है कि वो कौन से नेम वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया जा रहा है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियर हो गया, बोडोनी MT हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ़ॉन्ट के नाम वाले हमारे पास फ़ॉन्ट आते हैं। तो उसमें आप मल्टीपल फ़ॉन्ट नेम दे सकते हैं कि बाय चांस कभी किसी सिस्टम में कोई पर्टिकुलर फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो दूसरा फ़ॉन्ट उसके साथ कॉमा में जो लिखा होता है दूसरा फ़ॉन्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, फेस में हम लोग 1 या 2 फ़ॉन्ट के नाम एक साथ देते हैं।
एक जो सबसे पहले लिखा होता है सबसे पहली प्रायोरिटी उसी की होती है, अगर वो फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लीकेबल हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। फ़ॉन्ट हमने टैग यूज़ किया और उसकी साइज़ हमने 4 कर दी, मतलब नॉर्मल साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है उससे बढ़ा के हमने उसको क्या कर दिया 4 कर दिया। अब 4 करने से क्या फ़ायदा हुआ कि फ़ॉन्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। कलर इक्वल टू रेड कर दिया, मतलब जो फ़ॉन्ट है उसका कलर कैसा दिखाई देगा, लाल कलर का। अब हमने इसमें लिखा हाउ आर यू, तो ये जो हाउ आर यू है ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसकी जो साइज़ होगी वो 4 होगी और इसका जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा। फिर फ़ॉन्ट फेस, अब फेस का नाम हमने एरियल दिया है, तो जो हेलो हमें दिखाई देगा वो एरियल शेप का दिखाई देगा जो कि उसका फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। फिर फ़ॉन्ट फेस अगर हमने ब्रॉडवे कर दिया और एरियल दोनों कर दिया तो गुड बाय जो है वो हमें ब्रॉडवे दिखाई देगा। लेकिन अगर ब्रॉडवे वाला जो फ़ॉन्ट है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चालू कर देगा, एरियल वाला। और इस प्रकार से फ़ॉन्ट का हम लोग 2 अलग अलग फ़ॉन्ट फेस देकर क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और इवन हम लोग चाहे तो मल्टीपल फ़ॉन्ट फेस भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है एंकर टैग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। एंकर टैग जो होता है ये किसी भी वेब पेजेस को या वेबसाइट को लिंक करने के काम आता है। ए का मतलब होता है एंकर टैग, इट डिफाइंस द एक्टिव लिंक ऑफ द अदर वेब पेज और फाइल। इसका यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं, मान लीजिए जब मैं HTML का पेज बना रहा हूँ और मुझे उस पेज से किसी यूज़र को दूसरे पेज पर जाने की लिंक देना है, तो लिंक देने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। अ हैंड शेप्ड कर्सर अपीयर व्हेन द माउस इज रोल्ड ओवर द टेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जो लिंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यूज़र माउस के थ्रू जब उस लिंक पे जाता है तो वहाँ पे एक हैंड शेप का कर्सर आ जाता है जो उसके ऊपर हमें दिखाई देता है। और अगर वो हैंड शेप का कर्सर आ जाता है मतलब वो जो लिंक है वो क्या है, एक्टिव है, और यूज़र अगर उस पर क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र कहाँ पहुँच जाएगा, उस पेज पर पहुँच जाएगा। अब एक एंकर टैग के साथ हमें उसका एट्रीब्यूट href देना होता है। इसका मतलब होता है कि हमें रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस मतलब कि यूज़र अगर उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा तो कौन सी वेबसाइट पे पहुंचेगा, तो उस वेबसाइट का रेफरेंस देना href होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कोई फाइल हो सकती है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई URL हो सकता है। हम चाहे तो फाइल, हमारे सिस्टम की जो फाइल है उसी को हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। हम चाहे तो वेब पेजेस लोकेट कर सकते हैं, हम चाहे तो URL को लोकेट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एंकर टैग यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, href, मतलब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। रेफरेंस के तौर पे हमने यहाँ पे एक URL डाला हुआ है गूगल का, और यूज़र को यहाँ पे क्या दिखाई देगा, गूगल। और जैसे ही वो गूगल पे क्लिक करेगा ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और पेज डायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, google.com के ऊपर। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है resume.doc। ये जो फाइल है ये मेरे सिस्टम में है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक वेब पेज बना के अपने सिस्टम पे रख लूँ, तो जैसे मैं माय बायोडाटा नाम के लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे सिस्टम से resume.doc नाम की जो फाइल होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर एक और यहाँ पे लिंक दी हुई है, ये URL है, ऊपर वेबसाइट का नाम दिया था, यहाँ पर हमने जो वेब फाइल का नाम दिया है, और थर्ड के अंदर हम लोग किसी URL का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने उसकी वेबसाइट का जो URL है वो दे रखा है। तो ये URL जब दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप KV संगठन की जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करते हुए डिफरेंट वेबसाइट, वेब पेजेस, URL इनका यूज़ कर सकते हैं और यूज़र को रीडायरेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो एंकर टैग अपने आप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और वाइवा के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट आता है कमेंट टैग। कमेंट टैग हम लोग जनरली कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें जब कोडिंग करना होती है लेकिन साइड में हमें कमेंट डालना होता है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पीछे कमेंट डालना एक अच्छा जो कोडिंग करते हैं, जो अच्छी कोडिंग करते हैं उनकी निशानी होती है कि अगर आप कमेंट डालते जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है कोडिंग को परफेक्टली बनाने का।
या क्रिएट करने का, क्योंकि कमेंट डालने से आपके बाद में जब भी कोई यूज़र या जब भी कोई डेवलपर उस कोडिंग को देखेगा तो उसको इजीली समझ में आएगा कि पर्टिकुलर कोड क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। और कमेंट को जब अगर हम लोग सिस्टम पे डायरेक्ट लिख देंगे तो विजिबल हो जाती है, लेकिन उसको इनविजिबल करने के लिए हम लोग उसको किस प्रकार से लिखते हैं, टैग के फॉर्म में और आगे नॉट का साइन लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कमेंट लिखते हैं। अगर आपको ये टैग यूज़ नहीं करना है तो आप सेकंड टैग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कमेंट टैग, पर्टिकुलर कमेंट टैग मतलब कंटेनर फॉर्म में होगी और इसके अंदर आपको जो बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको अपनी कमेंट डालना होगी। यू मे डिफाइन कमेंट टैग्स विच अपीयर इन द सोर्स कोड बट नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर विंडो। ये जो कमेंट टैग होता है ये आपको सोर्स कोड में दिखाई देगा, लेकिन जब आप ब्राउज़र में देखेंगे वेब पेजेस को तो उसमें ये कमेंट वाला टैग नहीं दिखाई देगा। दिस टैग्स इज डिस्प्लेड एट ब्राउज़र। देखिए उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, उन्होंने फर्स्ट वाला कमेंट यूज़ किया है, टैग यूज़ किया है, उन्होंने टैग लगाया, नॉट लगाया, 2 डॉट लगाया, उसके बाद उन्होंने कमेंट लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सोर्स कोड में कमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कमेंट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि कोडिंग को परफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद एक होता है ब्रेक लाइन, ये एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग क्यों, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पैराग्राफ दैट इज रिमेनिंग टेक्स्ट टू बी अपीयर ऑन द नेक्स्ट लाइन। BR टैग डज दिस जॉब। कितनी बार ऐसी कंडीशन आती है कि हमें जो लाइन या जो भी हमने पैराग्राफ हम लोग लिख रहे हैं उसमें हमें लाइन को ब्रेक करना होता है, और जब लाइन को ब्रेक करना होता है तो हम लोग BR टैग का यूज़ करते हैं। तो ये BR टैग जो होता है ये ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसलिए इसे एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे अगर हम लोग किसी पैराग्राफ को पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं और उसके बाद अब हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो बीच में हम लोग BR टैग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया है उसमें दिखाई देगा हेलो एवरीबॉडी, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में है लिखा इन्होंने एक ही लाइन में है, लेकिन वो हमें जब ब्राउज़र में दिखेगा तो हेलो एवरीबॉडी ऊपर वाली लाइन में दिखेगा और हाउ आर यू नीचे वाली लाइन में दिखेगा। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ के अंदर क्या कर सकते हैं, BR टैग का या ब्रेक लाइन का यूज़ कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद होता है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूलर। दिस टैग प्रोड्यूस अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्प्रेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो। इस टैग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करने में। लाइन बनाना है ब्राउज़र में, अगर हम लोग चाहते हैं कि ब्राउज़र की जो विंडो है उसमें हमारे वेब कंटेंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, तो हम लोग HR टैग का यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग HR टैग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन की विड्थ होती है वो हमें अपीयर होती है, दिखाई देती है, लेकिन हम लोग चाहे तो इसके थिकनेस को, इसकी विड्थ को, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, या हम लोग इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हुए। सबसे पहला होता है इसका साइज़ एट्रीब्यूट। आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज़ जो होती है 3 होती है, आप चाहें तो इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर एट्रीब्यूट, लाइन का कलर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर विड्थ, इस विड्थ को अगर हमें चेंज करना है तो हमें यहाँ पर कोई नंबर लिखना होगा, मोटाई इसकी जो थिकनेस है वो लिखना होगी, या परसेंटेज के फॉर्म में हमें इसकी जो विड्थ है वो देना होगी। नो शेड, अगर आप लाइन को 3D इमेज में नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस नो शेड को ब्लैंक रहने दीजिए, लेकिन अगर आप इसका कोई पर्टिकुलर 3D ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आपको उसको यहाँ पे वैल्यू के साथ मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे इसके एग्जांपल देखें तो HR साइज़ 5, HR साइज़ 5 का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक लाइन होगी जिसकी थिकनेस कितनी होगी 5 यूनिट की, और उसका कलर क्या होगा, रेड कलर की लाइन होगी, उसकी विड्थ जो होगी वो 80% होगी या 80 होगी, 80 पिक्सल। अगर परसेंट नहीं लगाए मतलब वो पिक्सल में है, अदरवाइज वहाँ पे परसेंट का साइन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। फिर एक और एग्जांपल दिया हुआ है HR साइज़ 4, मतलब ये जो लाइन है इसकी साइज़ कितनी होगी 4, मतलब ऊपर वाली एग्जांपल से 1 पॉइंट कम, और इसका कलर जो होगा वो येलो होगा, विड्थ जो होगी वो 80% होगी, 80% मतलब टोटल स्क्रीन का 80%। फिर नो शेड, मतलब इसका कोई 3D इमेज या 3D फाइल हमें नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम लोग HR हॉरिजॉन्टल टैग का यूज़ करते हैं। फिर आता है IMG, इमेज डिस्प्ले, मतलब अगर हम लोग हमारे वेब पेज पे कोई इमेज को शो करना चाहते हैं या कोई फोटोग्राफ डालना चाहते हैं तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना होता है, IMG, इमेज टैग। दिस टैग डिस्प्ले स्पेसिफाइड इमेज फाइल। इस टैग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं,
अलग अलग स्पेसिफाइड जो फाइल होती है उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। अलग अलग फाइल के जो फॉर्मेट होते हैं जैसे .jpg हो गया, .gif हो गया, .bmp हो गया, .png हो गया, इस अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन वाले फाइल को हम लोग अपलोड कर सकते हैं और हमारा जो वेब कंटेंट है उसमें हम इमेजेस को शो कर सकते हैं। अब इसके साथ हमें इसकी साइज़ को मतलब विड्थ और हाइट को भी डिफाइन करना होता है। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है SRC। SRC आपको बताता है कि आपने जो फाइल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से लिया गया। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में SRC के अंदर एक पाथ, एक लिंक दी जाती है जहाँ से वो इमेज हमारे वेब पेज के ऊपर आ पाती है। विड्थ और हाइट, ये दो एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करते हैं। जो इमेज हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये पहले हमें नंबर्स में बताना होता है एट्रीब्यूट्स के थ्रू, ताकि जो वेब पेज क्रिएट होगा उस वेब पेज के अंदर जो इमेज आएगी उसकी साइज़ फिक्स रह सके। अलाइन क्या करता है, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो आपकी इमेज को मिडिल अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन मतलब अलग अलग पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। बॉर्डर, ये भी एक एट्रीब्यूट है जो इमेज आपने ली है या जो इमेज आपने कॉल की है उसकी बॉर्डर को डिफाइन करता है। और बॉर्डर को डिफाइन करने से आप उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप उसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में होता है कि आप उसकी बॉर्डर क्या रखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, IMG SRC, IMG टैग हो गया, SRC एट्रीब्यूट हो गया, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइल को कॉल कर रहे हैं। उस फाइल का नाम है myphoto.jpg और उसकी विड्थ कितनी है 200 और हाइट कितनी है 300। मतलब जब भी एक फ़ोटो डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा तो वो 200 पिक्सल की जगह लेगा और 300 पिक्सल की जगह लेगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, IMG टैग का यूज़ कर सकते हैं और IMG टैग का यूज़ करते हुए हम फ़ोटो या इमेजेस को हमारे वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।